एलवी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फैशन ब्रांड है और दुनिया के अमीर लोग ही एलवी के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। लेकिन सरप्राइजली एलवी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो 14 साल की एज में ही हमेशा के लिए अपने घर को छोड़कर एक हेल्पर की जॉब करता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1821 में। फ्रांस के एक छोटे से गांव में जन्म होता है लुई विटोन का। लुई के फादर एक किसान थे और मदर हैट्स बनाकर बेचती थी और इस तरह ही अपना गुजारा करते थे। और फिर ईयर 1831 में जब लुई 10 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है और यहीं से लुई विटोन का बुरा समय शुरू हो जाता है। मदर की डेथ के कुछ ही टाइम बाद लुई विटोन के फादर दूसरी शादी कर लेते हैं और लुई की जो स्टेप मदर थी वो एब्यूजिव और लुई को खाना भी नहीं देती थी। इसमें लुई के फादर भी कुछ नहीं करते थे। इन सब से परेशान होकर लुई एक बड़ा कदम उठाते हैं और रात के समय अपने घर को छोड़कर पैदल ही 450 किलोमीटर दूर पेरिस की तरफ निकल जाते हैं। इस समय लुई ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा। पेरिस पहुंचने के बाद लुई को रहने खाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो इसलिए लुई डेस्परेटली काम ढूंढ रहे थे। काम ढूंढते ढूंढते वे एक मोन्सियर नाम के आदमी के पास पहुंचते हैं जो बॉक्स बनाने का काम करता था। लुई उनसे काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वही मोन्सियर को एक हेल्पर की जरूरत थी, तो वे बड़ी आसानी से लुई को अपने पास हेल्पर रख लेते हैं और करीब 16 साल तक बड़ी मेहनत से लुई यहाँ काम करते हैं। काम करते करते लुई विटोन बॉक्स बनाने में इतने परफेक्ट हो चुके थे कि जो भी मोन्सियर की शॉप में बॉक्स बनवाने आता था उनकी फर्स्ट चॉइस लुई विटोन ही रहते थे और इसलिए लुई अब इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में बहुत फेमस भी हो चुके थे। और फिर ईयर 1852 में लुई की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जिससे लुई विटोन की पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। दरअसल फ्रांस के एम्परर नेपोलियन III की वाइफ को लुई का काम इतना पसंद आता है कि वो लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर रख लेती है। इसलिए लुई अब हाई सोसाइटी क्लाइंट्स के लिए बॉक्स बना रहे थे। फिर ईयर 1854 में लुई की शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही टाइम बाद लुई एक बिल्डिंग लेते हैं और यहीं से वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले थे। लुई की एक खास आदत थी कि वो हर छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करते थे। पेरिस में ट्रेन के आने से पहले लोग ट्रेवल के लिए घोड़ा गाड़ी का यूज करते थे, जिसमें ट्रेवलर अपने सामान को ले जाने के लिए ये डोम से बॉक्सेस का यूज करते थे। वो इसलिए अगर बारिश आए तो बॉक्स के ऊपर पानी न रुके जिससे सामान खराब न हो। अब तक तो सब सही था। जैसे ही पेरिस में ट्रेन की शुरुआत हुई तो लोग ट्रेन से ट्रेवल करने लगे। जो वे डोम से बॉक्स थे अब वे एक प्रॉब्लम बन चुके थे क्योंकि ये हैवी और इन्हें ट्रेन में एडजस्ट करना एक हैवी ड्यूटी मानी जाती थी। और लुई विटोन ने इस चीज को सबसे पहले नोटिस किया और डोम शेप को रेक्टेंगुलर शेप से रिप्लेस कर दिया, जो कि ये लाइट वेट और ट्रेन के अंदर आसानी से फिट हो जाते थे। तो इन बॉक्सेस की डिमांड भी तेजी से बढ़ गई। लुई विटोन रिच क्लाइंट्स को टारगेट करते थे, तो वे रिच क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड बॉक्स भी बनाने लगे। साथ ही लुई विटोन ने एक चीज और नोटिस की कि फीमेल्स हैंडबैग्स का यूज बहुत कम करती थी। इसके लिए भी लुई ने एक सोल्यूशन निकाला। कैनवास का यूज करके लाइट वेट और स्टाइलिश हैंडबैग्स बनाए और इन फीमेल हैंडबैग्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ गई। और इन सब के करीब 2 साल बाद ईयर 1869 में एक हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला था। दरअसल स्विच कैनाल की ओपनिंग थी। इस इवेंट में फ्रांस के सारे रिच क्लास के लोग यहाँ एलवी के बैग्स लेकर पहुंचे। इस इवेंट में एलवी के बैग्स का अलग ही चार्म दिखा और यहाँ से एलवी इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुआ और बड़े बड़े लोग एलवी के बैग्स को लेने के लिए फ्रांस में आने लगे। सब कुछ सही चल ही रहा था कि 1870 में फ्रैंको पर्शियन वार शुरू हो जाती है। इस वॉर की वजह से लुई को अपने बिजनेस को छोड़कर रिफ्यूजी कैंप में शिफ्ट होना पड़ता है। इस वॉर के चलते लुई का पूरा बिजनेस बर्बाद हो चुका था और कुछ टाइम बाद जैसे ही वॉर खत्म होती है तो प्रॉपर्टी के रेट भी कम हो जाते हैं। वहीं लुई विटोन के पास कुछ सेविंग्स बची हुई थी, तो लुई रेंट पे एक बिल्डिंग ले लेते हैं और दोबारा काम शुरू कर देते हैं। और इस बार थोड़े ही टाइम में लुई का बिजनेस दोबारा फ्लरिश करने लगा। इस बार लुई लंदन जैसे बड़े शहरों में भी अपने स्टोर्स खोलते हैं। सब कुछ सही चल ही रहा था कि दोबारा कंपनी पर एक नई मुसीबत आ जाती है। दरअसल 1885 के खत्म होते होते एलवी के प्रोडक्ट्स भी कॉपी होने लगते हैं। इससे एलवी की सेल्स डाउन हो रही थी। लुई इन सबसे परेशान हो जाती है। लुई के एक बेटे थे जॉर्ज विटोन, वे भी अपने फादर के बिजनेस में हेल्प करते थे और वे दोनों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में लग जाते हैं। उन्होंने देखा कि बैग्स के लॉकिंग सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। ये आइडिया उन्हें इसलिए आया कि उस समय चोरी बहुत होती थी और चोर लोग को आसानी से तोड़ देते थे। लुई और जॉर्ज ने मिलकर इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दिया और टम्बलर लॉक का इन्वेंशन कर दिया। इस लॉक को तोड़ पाना बहुत मुश्किल था और यहाँ से एलवी रिच लोगों की फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा था। रिच लोगों को यकीन हो गया था कि एलवी के बैग्स चोरी नहीं हो सकते और जो लोग एलवी की कॉपी कर रहे थे अब वे इस लॉक की कॉपी नहीं कर पा रहे थे और लोगों के लिए ओरिजिनल और फेक को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया था। इन सब एफर्ट के चलते कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही थी कि फिर 1892 में लुई विटोन की ब्रेन कैंसर से डेथ हो जाती है और पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी उनके बेटे जॉर्ज विटोन पर आ जाती
जाती है। जो कि जॉर्ज अपने पिता के बहुत करीब थे, तो वे अपने फादर के सपने को आगे ले जाने की सोचते हैं और 1893 में यूएस के शिकागो में हो रहे वर्ल्ड फेयर में एलवी के बैग्स को लेकर जाते हैं और यहाँ जेपी मॉर्गन जैसे बड़े लोगों को भी ये बैग्स पसंद आते हैं और ऐसे एलवी ने यूएस में भी अपने पांव जमा लिए। लेकिन अभी जॉर्ज का एक बड़ा कदम उठाना बाकी था। जॉर्ज अपने ब्रांड को एक यूनिक रिकॉल वैल्यू देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1896 में एक नया मोनोग्राम कैनवास डिजाइन लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने ये 3 फूल जैसे और एलवी के लोगो का यूज करके ये यूनिक डिजाइन बनवाया। ये जो जॉर्ज ने यूनिक डिजाइन बनवाया था, ये टोटली हैंडमेड होता था। इसका प्रॉफिट ये हुआ कि जो कंपनी एलवी के प्रोडक्ट्स की कॉपी करती थी, अब वे इस डिजाइन की कॉपी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये कंपनी बल्क में अपने प्रोडक्ट्स बनाती थी, जिससे डिजाइन मिसअलाइन हो जाता था, जिससे कस्टमर को ओरिजिनल और फेक को फाइंड करना आसान हो जाता था। फिर INPI से जॉर्ज इसे ट्रेडमार्क करवा लेती है और फिर 1936 में जॉर्ज विटोन की भी डेथ हो जाती है और जॉर्ज के बेटे गैस्टन लुई विटोन एलवी के बिजनेस को संभालते हैं। जैसे ये बिजनेस को संभालते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और एलवी की सेल्स दोबारा क्रैश कर जाती है। दरअसल हिटलर फ्रांस को अपने कब्जे में कर लेता है और वॉर के चलते धीरे धीरे फ्रांस के सारे बिजनेस बंद होते जा रहे थे। जैसे तैसे कंपनी इस मुश्किल समय में भी सर्वाइव करती है और कुछ टाइम बाद वॉर खत्म हो जाती है तो एलवी दोबारा अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग जाती है और इस बार और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। एलवी रिच लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती जाती है, जैसे ट्रैवल के लिए अलग, मिनी बार के लिए अलग, और धीरे धीरे एलवी वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड बन जाता है। 2023 में एलवी की वैल्यूएशन $124.8 बिलियन थी।